नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक आज होगी। तो शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक होनी है। बैठक में उपचुनाव प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। हर विधानसभा सीट से 3 नामों को शीर्ष नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। शाम 5 बजे तक शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। मल्हनी सीट से खुद प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है बीजेपी, जबकि मल्हनी सीट पर गठबंधन की निषाद पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो निषाद पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, वहीं बीजेपी भी तैयारी में है अपना प्रत्याशी उतारने की मल्हनी सीट से। तो इस चीज को लेकर अभी थोड़ा असमंजस में है। देखना होगा कि कौन कौन से उम्मीदवार और प्रत्याशी इन सभी 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उतारे जाते हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो बड़ी बैठक होने वाली है शाम 5 बजे चुनाव समिति की, हालांकि कल भी हुई थी लेकिन आज भी होने वाली है, और उपचुनावों को लेकर जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उनके नाम पर आज 3 लोग चुने जाएंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज की बैठक में शामिल कौन कौन से बड़े चेहरे हो रहे हैं, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से सभी 7 सीटों पर वर्चुअल संवाद किया है और जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मन की बात ली है, साथ ही साथ उनको जीत का मंत्र भी दिया है। तो जो प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वो इन सीटों से प्रत्याशी बने, उनकी सूची भी आज जो बैठक होगी उसमें रखी जाएगी। साथ ही साथ में इसके पहले भी दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश स्तर के अन्य पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक का हिस्सा हो चुके हैं। उस पर लगातार विचार हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहती हैं, जिसमें से मल्हनी सीट एक है जिसमें निषाद और पार्टी अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। हालांकि अगर हम इन 7 सीटों के सिनेरियो को देखेंगे तो 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी एक कदम ऊपर कर रख रही है। आज होने वाली बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही साथ में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर जो वर्चुअल संवाद हुए हैं जिसमें जोनल जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो और जो पार्टी पदाधिकारियों से इन जिलों के जो फीडबैक आया है, उन अधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये होगी कि प्रत्येक सीट पर करीब 3 प्रत्याशियों की एक सूची तैयार की जाए जो इस सीट पर पहले से काम कर रहे थे या जिनको कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहते हैं कि वो इस सीट से प्रत्याशी हों, उन पर विचार होगा और विचार के बाद ये सूची केंद्रीय मुख्यालय को भेजी जाएगी, जहां से एक नाम इन सीटों के लिए तय होगा। अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 सीटों पर प्रत्याशी पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के लिए भी जरूरी है कि समय रहते वो सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करे, ताकि वो प्रत्याशी मौके पर जाकर अपना प्रचार शुरू करें। क्योंकि कोरोना चल रहा है, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं की जा सकती है। ज्यादातर संवाद बीजेपी वर्चुअल के माध्यम से कर रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही सारी जो सीटों पर उपचुनाव होना है उनके पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जो फीडबैक उनकी तरफ से आ रहा है वो भी लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से तैयार किया गया है। ऐसे जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, इनको लेकर, तो बीजेपी तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी का मुकाबला यहाँ पर सबसे पहले तो खुद से ही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 8 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन हालांकि अब 7 सीटों पर होने हैं। ऐसे में जो इनमें सबसे ज्यादा जो काबिज सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के हाथ में थी, तो इसके पास सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती जरूर है, खास तौर पर ऐसे समय पर जब बीजेपी के सामने सभी विपक्षी संघ एकजुट होकर खड़े हुए हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां कहीं न कहीं बीजेपी का लगातार विरोध कर रही हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि अगर उनके खाते में सीट आती है तो ऐसी स्थिति में वो जनता के लिए क्या करेंगे। तो कहीं न कहीं विभिन्न मुद्दे भी उठे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, या फिर दलित और ब्राह्मणों पर जो जुल्म को लेकर लगातार विपक्षियों की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे। तो ऐसे समय में बीजेपी के लिए अपनी खुद की 6 सीटें बचाना बड़ी चुनौती जरूर होगी। हालांकि ये 2022 से पहले का एक लिटमस टेस्ट भी होगा, जिसमें यह देखने की कोशिश होगी कि इन अगर 6 सीटों पर बीजेपी दोबारा से अपनी सीट जीत दर्ज करती है तो ऐसी स्थिति में 2022 के लिए जरूर कुछ आसानी होगी
और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के लिए जरूर राहत की बात होगी, क्योंकि बड़ा दबाव बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जरूर है। क्योंकि कहीं न कहीं जो काम इन 3.5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, उन कामों का लिटमस टेस्ट इन 7 सीटों के विधानसभा उपचुनाव से होने जा रहा है। तो निश्चित है कि बीजेपी हर वो संभव कोशिश करेगी जिससे कहीं न कहीं ये सीटें दोबारा से उसके खाते में आए, और विपक्ष को भी जो पूरी तरीके से लामबंद है उसको भी एक संदेश दिया जाए और लोगों के बीच में एक संदेश भेजा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए सर्वोत्तम है। तो ये कोशिश जरूर होगी, उसी क्रम में ये बैठक होने जा रही है। हालांकि ये बैठक में जहां 3-3 प्रत्याशियों की सूची बनेगी, लेकिन नाम तय नहीं होंगे। ये नाम केंद्रीय मुख्यालय की तरफ से तय किए जाएंगे, जो सूची भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय से केंद्र को भेजी जाएगी। तो निश्चित है कि जो भी प्रत्याशी है वो भी लगातार आ रहे हैं। इसके ये जो 3-3 नाम यहाँ पर चुने जाएंगे और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे, उसके बाद प्रत्याशी का चुनाव होगा। तो प्रत्याशी का जो चुनाव होगा वो किस आधार पर किया जा रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए रिक्त यहाँ पर जो सीटें हैं, तो जिन लोगों का, जिन नेताओं का निधन हुआ है, तो क्या हो सकता है कि परिवारवाद या जातिवाद के हिसाब से यहाँ पर जो यहाँ पर उपचुनाव में जो उतारे जाएंगे प्रत्याशी, उनका चुनाव हो? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हर उस समीकरण का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी, चाहे वो जातीय समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो, या फिर उसके अलावा जो बीजेपी के पास पहले से सीटें रही हैं। जैसे कमल रानी वरुण का निधन हुआ था कोरोना के चलते, उनके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को भी मौका दिया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री रहे चेतन चौहान की, तो उनकी जगह पर भी उनके परिवार में किसी को जगह दी जा सकती है। हालांकि इन सभी चीजों पर विचार जरूर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज को लेकर पूरी तरीके से कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उसके ऊपर किसी प्रकार के परिवारवाद का आरोप लगे। तो निश्चित है कि हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा बीजेपी का फोकस इसी बात पर होगा, जो जिताऊ प्रत्याशी हो, जो सीटें वापस भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल सके, उसी प्रत्याशी को इस सीट से मौका दिया जाए। तो अब देखना यही है कि जब आज ये बैठक होगी, उसके बाद जब केंद्रीय मुख्यालय को ये सूची जाएगी, तो वहां से नाम कब फाइनल होते हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, इसके तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो 5 बजे बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में उपचुनाव प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होने वाला है। अब देखना होगा कि कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जो उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा बनकर उतरेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या से खबर है, जहां पर 15 अक्टूबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक होनी है। तो 11 अक्टूबर से वृंदावन में होने वाली बैठक में संतों का होगा जमावड़ा। 13 अक्टूबर को वैष्णव संप्रदाय की बड़ी बैठक भी वृंदावन में होगी। 15 अक्टूबर की बैठक में काशी मथुरा विषय को लेकर ये प्रमुख चर्चा की जाएगी और हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर भी बैठक में चर्चा होनी है। तो बैठक के बाद एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। महंत धर्मदास भी बैठक में शामिल होने के लिए प्रयागराज से वृंदावन के लिए रवाना होंगे। तो अयोध्या से निर्वाणी अड़ी अखाड़ा के राष्ट्रीय महासचिव महंत गौरी शंकर दास भी रवाना होंगे। तो 15 अक्टूबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक, 11 अक्टूबर से वृंदावन में होने वाली बैठक में संतों का जमावड़ा होना है और 13 अक्टूबर को वैष्णव संप्रदाय की बड़ी बैठक भी वृंदावन में ही होगी। तो राघवेंद्र हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, 15 अक्टूबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक होगी। किस तरह की चर्चा, कौन से मुद्दों पर इस पे बात होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण को लेकर के ऐतिहासिक और बड़ा फैसला आया था, जिसमें खासकर देश की सरकार और साधु महंतों की जो है भूमिका बड़ी मानी जाती थी। ऐसे में वृंदावन यानी मथुरा और जो काशी का एक बड़ा विवाद है, उसको भी हल करने के लिए लगातार संतों की मांगे चल रही है, लगातार बैठकें कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि कुंभ का समय होगा, हरिद्वार कुंभ का, और उससे पहले जो है वृंदावन में एक बड़ी बैठक होनी है 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। ऐसे में तमाम सारे जो वैष्णव संप्रदाय के संत हैं वह वृंदावन में बैठक करेंगे। साथ ही जो महंत गौरी शंकर दास हैं, महासचिव हैं निर्वाणी अड़ी अखाड़ा परिषद के, उनके नेतृत्व में जो साधु संतों का जत्था है वह रवाना हो चुका है यहाँ से। 13 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को बैठक के दौरान यह तय किया जाएगा कि आखिर किस तरह से जो है काशी और मथुरा का ये जो विवाद है वह हल होगा। आखिर कैसे संत जो है अपनी मांग को बढ़ाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर काशी और मथुरा को लेकर पूरा जो संत समाज है एक तरीके से लामबद्ध होते जा रहा है इस विषय को लेकर, तो अब इस बैठक के बाद ये जो पूरा विषय है जिसको लेकर विवाद हो रहा है, यहाँ चर्चा होगी बैठक में, तो किस दिशा की ओर जा सकता है?
देखिए, बिल्कुल साधु संत जो है वह सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में तारीखें हैं वो फास्ट ट्रैक में हो, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो है एक नया कानून बनाकर जो मुद्दे हैं, विवाद हैं, उनका लेकर के द्वार उज्जैन और प्रयागराज कुंभ, और यही कारण है कि उस भीड़ के माध्यम से जो है साधु संत अपना दबाव कि किसी के संशोधन लेकर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फास्ट ट्रैक के द्वारा मंदिर से संबंधित। ठीक, राघवेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें 15 अक्टूबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक होगी, जिसमें चर्चा होगी काशी और साथ ही मथुरा को लेकर। और जिस तरीके से कुंभ आने वाला है जो कि हरिद्वार में होगा 2021 में, यानी कि अगले साल, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की जा सकती है। तो कई तरह के फैसले लिए जाएंगे। मुद्दा रहेगा काशी और मथुरा और साथ ही हरिद्वार में लगने वाला कुंभ मेला। तो अयोध्या से ही खबर है, जहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर परिसर में हलचल तेज हो गई है। राम जन्मभूमि परिसर में पत्थरों को ले जाने का काम शुरू कर लिया गया है। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद ले जाया जाएगा पत्थर। पत्थरों को ले जाने के लिए लगी क्रेनें और मशीनें और ट्रक। तो पत्थरों को परिक्रमा मार्ग से पहुंचाया जाएगा परिसर तक। तो काम तेज हो गया है। निर्माण कार्य जिस तरीके से लगातार यहाँ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रहा है, तो अब वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद पत्थर ले जाए जाएंगे। तो पत्थरों को ले जाने के लिए क्रेनें लगी हैं, मशीनें लगी हैं, ट्रक लगे हुए हैं। पत्थरों को परिक्रमा मार्ग से पहुंचाया जाएगा परिसर तक। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ ब्यूरो चीफ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, जिस तरीके से जब से शिलान्यास राम मंदिर का हुआ है उसके बाद से कवायद तेज हो गई है निर्माण को लेकर, अब किस तरीके की हलचल देखी जा रही है? साथ साथ भूमि मंदिर का निर्माण जिस अधिग्रहित परिसर पर होना है, उससे लगातार जो इंजीनियरों के ट्रैक में जो रहा था राघवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। तो आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर परिसर में हलचल तेज हो गई है। निर्माण कार्य को लेकर जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस वक्त राम जन्मभूमि परिसर में पत्थरों को ले जाने का काम शुरू हो गया है। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद ले जाए जाएंगे पत्थर। पत्थरों को ले जाने के लिए क्रेनें लगी हुई हैं, मशीनें लगी हुई हैं, ट्रक लगी हुई है और पत्थरों को परिक्रमा मार्ग से पहुंचाया जाएगा परिसर तक। उसके बाद पत्थरों को मंदिर निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा। तो पत्थरों के पूजन रीति रिवाज के साथ, यानी कि वैदिक मंत्रोच्चारण और रीति रिवाज के साथ पत्थरों का पूजन किया जाएगा। उसके बाद मंदिर के निर्माण के लिए स्थापित किया जाएगा इन पत्थरों को। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही पिलर हैं, वही खंबे हैं, वही पत्थर हैं जो कि बनकर तैयार हुए हैं मंदिर निर्माण के लिए। इनका वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजन किया जा रहा है, जिसके बाद इनको स्थापित किया जाएगा राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो राघवेंद्र शुक्ला एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जब से शिलान्यास हुआ है राम मंदिर का, उसके बाद देखा जाता है कि हर दिन कुछ नई तैयारियों के साथ या तो बैठक होती है या फिर निर्माण कार्य को लेकर कुछ अलग तरह का काम किया जाता है। अब जैसे कि अब जो पत्थर उपयोग किए जा रहे हैं उसके लिए वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजन करके ये पत्थर स्थापित किए जाएंगे मंदिर निर्माण कार्य में। किस तरह की तैयारियां चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे डिटेल में। बिल्कुल, देखिए, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, उसके बाद से L&T के इंजीनियरों की देखरेख में समतलीकरण का कार्य 67.77 एकड़ भूमि पर तब से लगातार चल रहा है। और जैसे ही समतलीकरण का कार्य पूरा हुआ, तमाम सारी हाइड्रा है, JCB है, पोकलैंड है, हैमर है, इस तरीके की तमाम सारी मशीनों को बुलाया गया था। और पत्थर जो तराशी हो रहे थे 3 दशक से, यानी 1989 के दौर से ही जो पत्थर तराशी का कार्य अयोध्या में हो रहा था श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में, उन पर आज देखिए टीवी स्क्रीन पर दर्शक हमारे लगातार देख रहे हैं कि जो ये L&T के द्वारा ट्रकों पर आज पत्थरों की लोडिंग कराने से पूर्व ही वैदिक रीति रिवाज से जो है मंत्रोच्चारण के बाद जो है इन पत्थरों की एक बार फिर से पूजा हुई है। और इन्हें इन ट्रकों पर लोड करने के बाद आज राम मंदिर का जो गर्भगृह परिसर है, यानी 67.77 एकड़ भूमि जिस पर राम मंदिर का भव्य निर्माण होना है, उस परिसर में इन ट्रकों के द्वारा इन सारे पत्थरों को ले जाया जा रहा है। और वहीं
इन सारे पत्थरों को एक दूसरे पर जोड़ने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। बिल्कुल राघवेंद्र, और जिस तरीके से कोरोना काल है तो अपने आप में भी यहाँ पर राम मंदिर निर्माण एक तरीके से चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो किस तरीके से ये जो कार्य है, निर्माण कार्य, किस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है? देखिए, इंजीनियरों की देखरेख में लगातार यहाँ पर जो भी कारीगर हैं उनकी सबकी कोविड-19 टेस्ट हो चुका है। जिन तमाम सारे कारीगरों और जो वहाँ के वर्कर हैं उन सब का जब रिपोर्ट निगेटिव आई उसके बाद ही जो है उन्हें उस परिसर में जो है जाने की अनुमति मिली थी। यानी राम जन्मभूमि का जो परिसर है उसके अंदर चाहे वह सुरक्षा कर्मी हो, कारीगर हो या और तमाम सारे जो वर्कर हैं उन सब का कोविड-19 टेस्ट पहले ही हो चुका है। साथ ही आज जो पत्थर यानी राम जन्मभूमि कार्यशाला है जहाँ से पत्थर ले जाने का कार्य हो रहा है, वहाँ भी ड्राइवर, कंडक्टर और लोडिंग जो भी करने वाले ऑपरेटर हैं उन सब का कोविड-19 टेस्ट हो चुका है और सभी जो है इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं। जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसको लेकर एल&टी के कारीगर और खुद राम जन्मभूमि ठीक राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण को लेकर जो प्रक्रिया चल रही थी वो अब तेज हो गई है। जिन पत्थरों को निर्माण के कार्य में लगाया जाना है उनके वैदिक रीति रिवाजों से पूजन के साथ ही मंदिर के निर्माण कार्य में ये पत्थर स्थापित किए जाएंगे।